दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है आबिद, आप देख रहे हैं आरटी ओरिजिनल्स। क्या आप जानते हैं इतिहास में भी कुछ ऐसी घटना है जो इंसानियत पर सवाल खड़ा करती है। ऐसी एक घटना जो 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी पर हुई, जिसने दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस हादसे के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसमें तकरीबन 2 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर हमला क्यों किया? और क्या अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर हमला करने से पहले किसी तरह की वार्निंग या चेतावनी दी? ऑपरेशन ऑर्डर नंबर 35 क्या है? इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया और इसके क्या नतीजे हुए? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। The only write-up is the early historical units report of my office. That कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 से। उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन चाहते थे कि ये कंप्लीट मिलिट्री ऑपरेशन हो, मतलब किसी मेन मिलिट्री बेस को निशाना बनाया जाए। पर उनके कुछ एडवाइजर्स का ऐसा मानना था कि शहरी इलाकों पर हमला करना जापानी लोगों की लड़ने की ख्वाहिश को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। और हिरोशिमा में जापानियों का एक बड़ा पोर्ट और एक फौजी हेडक्वार्टर भी था, जो इस जगह को स्ट्रैटेजिक टारगेट बनाने के लिए काफ़ी था। इसके अलावा अमेरिकन गवर्नमेंट ने रडार की बजाय विजुअल बॉम्बिंग का ऑप्शन चूज़ किया। हिरोशिमा एक ऐसी जगह था जहां पहले किसी तरह की बॉम्बिंग नहीं हुई थी, इसलिए इस जगह पर एटम बॉम्ब से हुई तबाही का विजुअल फुटेज रिकॉर्ड करना काफ़ी आसान हो जाता है। ऑपरेशन ऑर्डर नंबर 35 क्या है? इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया गया और इसके क्या नतीजे हुए? ये वो ऑर्डर था जो 509 कंपोजिट ग्रुप की तरफ से 5 अगस्त 1945 को जारी हुआ, जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापानी शहर हिरोशिमा पर एटॉमिक हमले के लिए जारी किया गया था। इस ऑर्डर पर ऑपरेशन ऑफिसर मेजर जेम्स आई हॉपकिंस के साइन थे। फिर आता है वो दिन जिस दिन ये ऑपरेशन अंजाम देना था। 6 अगस्त 1945 रात करीब 2 बजे का टाइम था। एक अमेरिकी सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर प्लेन जिसका नाम एनोला गे था, टीनियन नामी एक आइलैंड से हिरोशिमा के लिए उड़ान भरता है। 4 इंजन वाला ये प्लेन और इसके साथ 2 और प्लेन शामिल थे, जिसमें धमाके की लाइव रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा और दूसरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेट किए गए थे। इस मिशन के मिशन पायलट थे कर्नल पॉल टिबेट्स, जो 509 कंपोजिट ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर थे। एनोला गे के वेपनर नेवी कैप्टन डीक पार्सन को यह डर था कि लिटिल बॉय, जो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब का नाम था, इसको फुल्ली असेंबल कंडीशन में B-29 प्लेन में रख कर टेक ऑफ करना खतरे से खाली नहीं होगा। लिटिल बॉय का वेट ज़्यादा होने की वजह से अगर टेक ऑफ में कुछ गलती हो जाती है और प्लेन टेक ऑफ करने में ही क्रैश हो जाता है तो आधा आइलैंड तबाह हो सकता था। ये बड़ी परेशानी थी। किसी तरह ये परेशानी का हल निकलता है। लेफ्टिनेंट मॉरिस जेप्सन की मदद से इस बॉम्ब को टेक ऑफ के बाद बॉम्ब बे में लगाया गया। करीब 6 बजे तक बॉम्ब पूरा रेडी हो चुका था। 7 बजे जापानीज रडार पर यूएस का एक प्लेन जापान के करीब आता हुआ दिखाई देता है और हिरोशिमा में अलर्ट के सायरन बजने लगते हैं। फ़ौरन एक मौसम की जांच करने वाला प्लेन हवा में चक्कर लगाता है, बट उसे कोई बॉम्बर प्लेन हिरोशिमा की तरफ आता हुआ दिखाई नहीं देता और लोग वापस अपने कामों में लग जाते हैं, ये सोच कर के चलो कोई ख़तरा नहीं, ये एक फॉल्स अलार्म था। तकरीबन 7:30 के करीब एनोला गे फिर से हिरोशिमा के 26,000 फीट ऊपर उड़ान भरता है। 8 बजे के करीब जापानीज रडार पर एनोला गे को ट्रैक किया जाता है और रेडियो पर जापानी लोगों से शेल्टर लेने को कहा जाता है, पर इस बार लोग रेडियो के ब्रॉडकास्ट को इग्नोर कर देते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। तकरीबन 8:09 पर एनोला गे के क्रू को हिरोशिमा शहर साफ साफ दिखाई देने लगता है। हिरोशिमा शहर के बीचों बीच मोटोयासु रिवर पर बना एक टी शेप ब्रिज इस हमले का प्राइमरी टारगेट बनता है। करीब 8:15 पर लिटिल बॉय एक्सप्लोड होता है।
धमाका इतना शदीद होता है कि चंद ही सेकंड में 80,000 लोगों की मौत हो जाती है। बॉम्ब के फटने से उस जगह का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सी तक पहुंच जाता है, जो आसपास की हवा में मिलकर ज़मीन से 850 फीट ऊपर आसमान तक एक मशरूम नुमा क्लाउड बना देता है। इस एटॉमिक ब्लास्ट को 5 मील की दूरी से देखने वाले लोग बताते हैं कि धमाके से जो रोशनी बनी वो सूरज की रोशनी से 10 गुना ज़्यादा थी। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि इसको हिरोशिमा से 37 मील दूर तक महसूस किया गया। हिरोशिमा की 2/3 बिल्डिंग्स मलबे में बदल गई। धमाके से पैदा होने वाली आग और थर्मल पल्स ने मिलकर एक आग का तूफान पैदा कर दिया, जिसने अपने 4.4 मील के रेडियस में सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। जब एनोला गे को पायलट कैप्टन रॉबर्ट लिविस ने ये नज़ारा देखा तो उनको यकीन नहीं हुआ कि ये उनसे क्या हो गया। ये नज़ारा देखकर उनके बोल थे। धमाके के 30 मिनट बाद सिटी के नॉर्थ वेस्ट एरिया में बारिश होती है। ये वो बारिश होती है जो धमाके से बनी धूल, मिट्टी और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की वजह से होती है। इसने उन एरिया को भी पॉल्यूट कर दिया जो धमाके से बच गए थे। धमाके के 16 घंटे बाद वाशिंगटन डीसी से प्रेसिडेंट ट्रूमन एक प्रेस रिलीज़ करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग यूँ होता है, 16 घंटे पहले अमेरिकन एयरप्लेन ने हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया। ये एक एटम बॉम्ब था। अब हम जापानियों के किसी भी शहर पर ज़मीन के ऊपर से और फुल स्पीड से हमला कर सकते हैं। अगर अब जापान हमारी शर्तों को नहीं मानता तो वो आसमान से तबाही की बारिश के लिए तैयार हो जाए, जो इस दुनिया ने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। यहाँ तक कि मजबूत मॉडर्न स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग भी इस धमाके के आगे नहीं टिक सकी। कुछ बिल्डिंगों की बुनियादें ढह गई, कुछ जल गई और कुछ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। इस हमले में बच जाने वालों ने धमाके से हुए साइड इफ़ेक्ट को महसूस करना शुरू किया, जिनके सिम्टम्स में बॉडी से खून बहना, बालों का गिरना, ल्यूकेमिया और कैटरैक्ट, मैलिगेंट ट्यूमर मतलब कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी। हमले में बच जाने वालों को हबीकुशा कहा जाता है। आइए जानते हैं ये हबीकुशा का अपनी ज़िंदगी में हुए इस दर्दनाक घटना के बारे में क्या कहना है। 82 साला मिचिको कोडामा, जो हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग की सर्वाइवर है, जिन्होंने अपने ज़्यादातर रिलेटिव को कैंसर में खो दिया, कहती है कि मेरे लिए आज भी ये जंग ख़त्म नहीं हुई है। बॉम्बिंग के सालों बाद एक हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट ने कोडामा को उनके मेडिकल सर्टिफिकेट पर लिखे हबीकुशा के टाइटल से पुकारा और उनके बाजू बैठा हुआ एक दूसरा पेशेंट ये सुनकर उनके बाजू से उठकर चला गया। वो कहती है, मौत का डर, भेदभाव और न्यूक्लियर वेपन आज भी मौजूद है। क्या अमेरिका ने हिरोशिमा पर अटैक से पहले कोई वार्निंग दी थी? इस सवाल का जवाब थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका ने उन्हें हमले से पहले आगाह किया था और कुछ का मानना है कि अमेरिका ने बिना किसी वार्निंग के हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरा दिया। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। अमेरिका का कहना है कि उसने हमले से 5 दिन पहले 5 मिलियन लीफलेट्स हर उस मेन शहर पर गिराए जहां हमला किया जाना था। उन लीफलेट्स में अमेरिका ने अपने प्लान्स बताए थे कि वो जंग से क्या हासिल करना चाहते हैं। ये है वो लीफलेट्स जो अमेरिका ने अटैक से पहले हिरोशिमा शहर पर गिराए थे, जिनका हिंदी में कुछ यूँ ट्रांसलेशन होता है। इसको ध्यान से पढ़े। हो सकता है ये पैम्फलेट आपकी और आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त की जान बचा ले। पैम्फलेट के पीछे लिखे हुए कुछ शहरों या फिर हो सकता है हर एक शहर अगले कुछ दिनों में अमेरिकन बॉम्बिंग से तबाह कर दिया जाएगा। ये जो शहर है ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन या वर्कशॉप या फिर फैक्ट्रियों का गढ़ है जो फौजी कार्रवाई में लगने वाले सामान बनाती है। हम हर उस फौजी कारखानों और फैक्ट्रियों को उड़ा देना चाहते हैं जो ये बिना मतलब की जंग लड़ने में जापान की मदद कर रही है। पर बदकिस्मती से बॉम्ब की आँख नहीं होती। अमेरिका की ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर अमेरिकी एयरफोर्स बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेना चाहते। वो अब आपको वार्निंग दे रहे हैं कि पीछे दिए हुए शहरों को खाली करो और अपनी जान बचाओ। अमेरिका की लड़ाई जापानी लोगों से नहीं बल्कि जापानी फ़ौज से है, जिन्होंने जापान के लोगों को गुलाम बना रखा है।
अमेरिका जो पीस लाएगा और जापानी अवाम को फ़ौज के जुल्म से आज़ाद करेगा। ये एक नए और बेहतर जापान की शुरुआत होगी। आप खुद भी पीस ला सकते हैं, एक नए और अच्छे नेता की डिमांड कर सकते हैं, जिससे ये वॉर यही ख़त्म हो जाएगी। हम वादा नहीं करते कि इनमें से कुछ ही शहर हमारे हमलों में शामिल नहीं होंगे। इनमें से कुछ या फिर सभी शहरों पर हम हमला कर सकते हैं। इसलिए इस वार्निंग पर फिक्र करें और शहरों को खाली करें। दोस्तों, इन शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी के भी नाम शामिल थे। बट कमाल की बात तो ये है कि इन लीफलेट्स में एटम बॉम्ब से हुए हमले का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। क्या ये छोटा सा कागज़ का टुकड़ा हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए इतने बड़े एटॉमिक हमले को जस्टिफाई करता है? इसका जवाब तो आप खुद ही दे सकते हैं। आप लोग ज़्यादा समझदार हो। आइए जानते हैं प्रेजेंट डे में हिरोशिमा कैसा है। इस इंसिडेंस के 3 सालों के अंदर हिरोशिमा की आबादी 4 लाख को पार कर गई, जो कि जंग से पहले की आबादी से ज़्यादा है। पूरा डिस्ट्रॉय होने के बाद अब ये शहर मेट्रोपॉलिटन शहर की तरह बन चुका है। इसका रिकंस्ट्रक्शन अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें अब बिल्डिंगों से घिरी हुई है। यहाँ अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे ऑटोमोटिव, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़। यहाँ के पार्क फिर से हरे भरे हो गए हैं, जिसे अब हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क के नाम से जाना जाता है। हर साल 6 अगस्त, जिस दिन इस जगह पर बॉम्ब गिराया गया, ये पार्क एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हिरोशिमा शहर के मेयर अपना सालाना पीस डिक्लेरेशन पढ़ते हैं। यह शहर अब इंटरनेशनल पीस और कल्चर को प्रमोट करता है और पूरी दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों से आज़ाद करने की लड़ाई लड़ रहा है। एटॉमिक बॉम्ब से हुए रेडिएशन की वजह से आज भी यहाँ की कुछ जगहों पर स्टे लगा हुआ है। हबीकुशा जो आज भी ज़िंदा है, वो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ हबीकुशा 80 की एज पार कर चुके हैं। अफसोस इस बात का है, कुछ हबीकुशा आज भी एटॉमिक बॉम्ब के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हॉस्पिटल में ज़िंदगी काट रहे हैं और कुछ खौफ में जी रहे हैं कि कहीं उन पर रेडिएशन का असर वापस हावी ना हो जाए। बहुत से हबीकुशा के लिए उनकी आप बीती सुनाना आसान नहीं, पर फिर भी वो लोग अपनी ये कहानियाँ सुनाते रहते हैं ताकि आने वाली जनरेशन को पीस की अहमियत बता सके। जैसा कि हमने देखा न्यूक्लियर हमले से किस तरह की तबाही होती है, क्या फ्यूचर में किसी तरह का न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना सही होगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।